श्री गणेश गौरीशंकर आरबी एकेडमी में आपका स्वागत है। एकेडमी का टारगेट सर्वश्रेष्ठ एवं निःशुल्क शिक्षा जो नीट यूजी, आईआईटी जेईई, ओलंपियाड, एनटीएससी, केवीपीवाई की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो बोर्ड एग्जामिनेशन वाले हैं उनके लिए बेनिफिशियल होगा। साथ में ही आप नोट्स के लिए और अपडेट के लिए, पीडीएफ के लिए श्री गणेश गौरीशंकर आरवी एकेडमी टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। हम आपको फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में क्लास 12 का चैप्टर सॉल्यूशन पढ़ा रहे हैं, जिसका 3 से 4 लेक्चर आपको दे दिया गया है। आगे की बात आज हम करेंगे। सॉल्यूशन में हम आपको कंसंट्रेशन टर्म पढ़ा रहे हैं। कंसंट्रेशन टर्म में से आपको हम 3 कंसंट्रेशन टर्म नॉर्मेलिटी, मोलरिटी और मोलिलिटी पढ़ा चुके हैं और आगे की बात आज हम करेंगे। तो उससे पहले चैनल को साहब जोरदार लाइक, सब्सक्राइब, शेयर वो सब आप करते रहें। आगे हम आज कंसंट्रेशन टर्म में बात करते हैं और चौथा नंबर का कंसंट्रेशन टर्म स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन पे बात करेंगे। 3 कंसंट्रेशन टर्म पे हम बात कर चुके हैं। नॉर्मेलिटी पे बात कर चुके हैं, मोलरिटी पे बात कर चुके हैं और मोलिलिटी पे बात कर चुके हैं। नॉर्मेलिटी आपको बता चुके हैं क्या होता है, मोलरिटी क्या होता है बता चुके हैं और मोलिलिटी क्या होता है वो भी बता चुके हैं। टेम्परेचर पे डिपेंडेंस होता है किसका और किसका नहीं होता है उसकी भी बात हम कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन को। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन को कैपिटल एस से डिनोट कर रहे हैं, तो सुनिएगा स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूट का मास जो कि मुझे ग्राम में लेना है, सॉल्यूट का मास जो कि मुझे ग्राम में लेना है, वो 1 लीटर सॉल्यूशन में जो डिजॉल्व हो रहा है वही स्ट्रेंथ कहलाता है। सॉल्यूट का मास जो कि ग्राम में लेना है, जो 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना डिजॉल्व हो रहा है वही स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन कहलाता है। फिर सुनिएगा साहब इसका डेफिनेशन क्या हुआ। The mass of solute in gram, the mass of solute in gram dissolved in 1 liter solution is known as strength। अगर इसका यूनिट की बात करें तो यूनिट हो जाएगा ग्राम लीटर इनवर्स। फिर सुनिएगा स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन क्या बोले। मास ऑफ सॉल्यूट जो कि मुझे ग्राम में लेना है वो 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना डिजॉल्व हो रहा है वही स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन है, जिसे हम कैपिटल एस से डिनोट कर रहे हैं। यूनिट की बात करेंगे तो ग्राम लीटर इनवर्स हो जाएगा। तो सुनिए साहब स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया। मास ऑफ सॉल्यूट जो कि आपको ग्राम में लेना है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको लीटर में लेना है। यूनिट ऑब्वियस ऊपर ग्राम आ रहा है, ऊपर ग्राम आ रहा है, नीचे लीटर आ रहा है, तो ग्राम लीटर इन्वर्स हो जाएगा। तो स्ट्रेंथ हो गया मास ऑफ सॉल्यूट जो कि आपको ग्राम में लेना है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो कि आपको लीटर में लेना है। दूसरी खास बात, एक मोलिलिटी को छोड़ दें, एक मोलिलिटी को छोड़ दें, उसके अलावा जितना भी टर्म आएगा सब में सॉल्यूशन ही आएगा। एक मोलिलिटी को छोड़ दें, बाकी जितना भी टर्म आएगा सब जगह सॉल्यूशन आएगा। चाहे आप मोलिलिटी की बात करें, चाहे आप नॉर्मेलिटी की बात करें, आगे आने वाले और भी टर्म जो हैं उन पे भी बात करेंगे, सब जगह सॉल्यूशन होगा। सिर्फ मोलिलिटी एक इकलौता ऐसा था जहाँ पे सॉल्वेंट हो रहा था। एक मोलिलिटी एक ऐसा टर्म था जहाँ पे सॉल्वेंट आ रहा था, बाकी सभी जगह सॉल्यूशन आएगा। मोलिलिटी में हम ये बात किए थे कि हमारे जो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट हैं वो 1000 किलोग्राम या 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में जो हैं उसे हम मोलिलिटी बोल रहे थे सॉल्यूशन का। मोलिलिटी का हम आपको डेफिनेशन बोले थे, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम सॉल्वेंट इज कॉल्ड इट्स मोलिलिटी ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि एक लौता मोलिलिटी ही एक ऐसा टर्म था, एक लौता मोलिलिटी ही एक ऐसा टर्म था जिसमें सॉल्वेंट आ रहा था, बाकी सभी जगह सॉल्यूशन आएगा। चाहे वो मोलिलिटी हो, चाहे वो नॉर्मेलिटी हो, या आगे आने वाले जो भी कंसंट्रेशन टर्म होंगे। फिर सुनिएगा क्या बोले, एक लौता सिर्फ मोलिलिटी ही है जिसको स्मॉल m से डिनोट किए थे, उसमें सॉल्वेंट आ रहा था, बाकी सभी जगह सॉल्यूशन आएगा। चाहे वो मोलरिटी हो, चाहे वो नॉर्मेलिटी हो, चाहे वो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन हो, या आगे आने वाले जो भी कंसंट्रेशन टर्म की हम बात करेंगे। फिर सुनिए हम स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन पे बात कर रहे हैं। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन किसे बोले। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन को हम कैपिटल एस से डिनोट किए हैं। इसको हम बोले हैं मास ऑफ सॉल्यूट जो कि मुझे ग्राम में लेना है, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना डिजॉल्व हो रहा है, यही स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन है। डेफिनेशन वाइज बात करें तो द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिजॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज नोन एज इट्स स्ट्रेंथ
अगर यूनिट की बात करें तो ऑब्वियस मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर आ रहा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नीचे आ रहा है, यानी कि ग्राम लीटर इनवर्स हो जाएगा। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन पे ही हम आगे बात करते हैं, तो सुनिएगा। ऑब्वियस एक बात और, केमिस्ट्री में हमारे यहाँ चाहे मास बोलिए चाहे वेट बोलिए एक ही बात है। ये डिफरेंस फिजिक्स में आएगा, फिजिक्स में मास अलग होगा, वेट अलग होगा, दोनों अलग अलग होगा, लेकिन केमिस्ट्री में हमारे यहाँ चाहे मास बोलिए चाहे वेट बोलिए दोनों एक ही बात है। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन को बोले साहब वेट ऑफ सॉल्यूट बोल दीजिए या मास ऑफ सॉल्यूट बोल दीजिए अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में चाहिए। इसमें थोड़ा छेड़खानी करते हैं, आइएगा सुनिएगा। इसको हम मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड भी कर रहे हैं। इसको हम मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर रहे हैं। तो सुनिएगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ये टर्म तो मोल बन गया, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ये टर्म तो मोल बन गया, और इसको हम वॉल्यूम से डिवाइड कर दिए तो ये टर्म मोलरिटी बन गया। एक मॉलिक्यूलर वेट बच गया जो यहाँ लिख दिए, तो एक नया रिलेशन बन गया, स्ट्रेंथ इक्वल टू मोलरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट। एक नया टर्म बन गया, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मोलरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट। सेम इसी तरह हम इक्विवेलेंट वेट से मल्टीप्लाई कर दिए, इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर दिए। तो सुनिएगा, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ये तो ग्राम इक्विवेलेंट हो गया, ग्राम इक्विवेलेंट को वॉल्यूम से डिवाइड कर दिए तो नॉर्मलिटी बन गया, नॉर्मलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट, यानी कि दो रिलेशन आ गया, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मोलरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट। एक रिलेशन आ गया, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू नॉर्मलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट। आइए इस पे और आगे हम बात करते हैं। तो सुनिएगा साहब, आप इसमें देख रहे हैं कि वॉल्यूम पे ये डिपेंड कर रहा है, ये वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है, तो आप बताइए ये टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होगा या नहीं होगा। ऑब्वियस है कि ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यानी कि वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है, तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड होगा, यानी कि हमारे स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन जो हैं ये वॉल्यूम पे डिपेंड होंगे। तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इज टेम्परेचर डिपेंडेंट बिकॉज इट इन्वॉल्व वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगले कंसंट्रेशन टर्म की बात करते हैं, मोल फ्रैक्शन की बात करेंगे। हमारे यहाँ सॉल्यूशन चैप्टर में दो कंसंट्रेशन टर्म का ज़बरदस्त यूज किया जाएगा। एक तो हो गया मोल फ्रैक्शन और एक हम आपको पढ़ा चुके हैं, वो है मोलिलिटी। हमारे यहाँ सॉल्यूशन में दो कंसंट्रेशन टर्म का ज़बरदस्त यूज किया जाएगा, जिसमें हम आपको एक पढ़ा चुके हैं, वो है मोलिलिटी, जिसको हम स्मॉल m से डिनोट कर रहे थे, और अब जो हम पढ़ेंगे वो है मोल फ्रैक्शन। इसका भी बहुत यूज किया जाएगा हमारे यहाँ चैप्टर में। तो आइए साहब अगले कंसंट्रेशन टर्म की बात करते हैं, मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं। सुनिएगा, फ्रैक्शन का मतलब ही होता है रेशियो, फ्रैक्शन का मतलब ही होता है रेशियो, यानी कि मुझे यहाँ मोल के रेशियो लेने हैं। तो सुनिए क्या है मोल फ्रैक्शन। मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट इन सॉल्यूशन, जिसका आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है उनका, और अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूशन, कुछ भी नहीं है, जिसका आपको मोल निकालना है, यानी कि मोल ऑफ ए कंपोनेंट इन सॉल्यूशन, चाहे वो सॉल्यूट का भी हो सकता है, चाहे वो सॉल्वेंट का भी हो सकता है, दोनों में से किसी एक का हो सकता है, उसको ऊपर लिखिए और मोल ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड करिए, यही है मोल फ्रैक्शन। आइए इस पे और आगे बात करते हैं। तो सुनिएगा साहब, हम सॉल्यूट को बी से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, हम सॉल्यूट को बी से डिनोट कर रहे हैं और इसके मोल को हम स्मॉल एन बी या स्मॉल एन से डिनोट कर रहे हैं। सॉल्वेंट को हम ए से डिनोट कर रहे हैं और इसके मोल को एन ए या कैपिटल एन से डिनोट कर रहे हैं। सॉल्यूशन को साहब, ये दोनों सॉल्यूशन को तो कुछ चीज़ से डिनोट नहीं कर रहे हैं, पर हाँ सॉल्यूशन जो है सॉल्वेंट और सॉल्यूट के या तो दोनों के मोल से बनेंगे मिल करके, या दोनों के वेट से बनेंगे। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसकी बातें हम आपको शुरुआती लेक्चर में ही बोल चुके हैं कि आपस में केमिकली नॉन रिएक्टिंग होते हैं। इसलिए सॉल्यूशन में का जो हम मोल अगर हम निकालना चाहेंगे तो सिंपल आप सॉल्यूट का मोल प्लस सॉल्वेंट का मोल ऐड कर सकते हैं। आइए हम इसी पे बात करते हैं। हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है सॉल्यूट का,
मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है सॉल्यूट का, तो हम सॉल्यूट को किससे डिनोट किए हैं? सॉल्यूट को हम बी से डिनोट किए हैं। तो मुझे मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का निकालना है, यानी कि मुझे मोल फ्रैक्शन बी का निकालना है। तो अभी अभी हम आपको बताए कि जिसका आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल को ऊपर लिखिए और सॉल्यूशन के मोल यानी कि टोटल मोल को नीचे लिखिए। सेम उसी प्रकार मुझे सॉल्वेंट का मोल निकालना है, मुझे सॉल्वेंट का मोल निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है, सॉरी, मुझे सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो जिसका भी आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल ऊपर लिखिए और उसके सम को नीचे लिखिए, यानी कि सॉल्यूशन के जितने भी मोल हैं उसके सम को नीचे लिखिए। तो बातें बहुत सिंपल हो गई कि जिसका भी आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल को ऊपर लिखिए और जितने भी टोटल मोल है सॉल्यूशन में उसे नीचे लिखिए। हम बातें ये भी किए कि अगर मुझे सॉल्यूट का निकालना है, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, तो उसके मोल को ऊपर लिखे और नीचे दोनों का सम लिखे। अगर मुझे सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना था तो उसके मोल को ऊपर लिखे और सॉल्यूशन के मोल को के सम को नीचे लिखे। दूसरा सवाल ये उठता है साहब कि क्या इन दोनों के मोल फ्रैक्शन, चाहे वो सॉल्यूट हो और सॉल्वेंट हो, इसके मोल फ्रैक्शन का सम कितना होगा? तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है और ये ऑलवेज होता है, ये हमेशा होता है। सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है और ये ऑलवेज होता है, हमेशा होता है, मतलब ऑलवेज होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में हमारे काम आएंगे। अगर आपको दोनों में से कोई एक दे दिया हो तो दूसरा आप निकाल सकते हैं। ओवियस है, अगर मुझे सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है और आपको सॉल्यूट का पता है तो ओवियस 1 माइनस सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कर सकते हैं, तो इससे आपको सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। यानी कि दोनों का सम हमेशा 1 होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अगर दोनों में से आपको कोई एक दे दिया हो तो दूसरा आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन बनाने में मुझे ये बहुत उपयोग आएगा। दूसरा सवाल ये उठता है कि मोल फ्रैक्शन का रेशियो भी मुझे ज़रूरत पड़ेगा। मुझे मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का और मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का चाहिए, तो इनका रेशियो भी हमारे काम आएगा। तो सिंपल दोनों को डिवाइड मार दीजिए तो मोल फ्रैक्शन हमारे हाथ में आ जाएंगे। यानी कि मोल फ्रैक्शन मुझे सॉल्यूट का अपॉन मोल फ्रैक्शन अपॉन सॉल्वेंट का चाहिए, यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन का रेशियो आप दोनों को डिवाइड मार के देखिएगा तो ये दोनों कट जाएंगे, तो सिंपल उसके मोल के रेशियो के बराबर आ जाएगा। मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का जो रेशियो है वो उन्हीं के मोल के रेशियो के बराबर आ जाएगा, यानी कि मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्वेंट के बराबर आ जाएगा। फिर सुनिए क्या बात की है, हम मोल फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। मोल फ्रैक्शन कुछ भी नहीं है, फ्रैक्शन का मतलब ही होता है रेशियो। मतलब जिसका आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल को ऊपर लिखिए और टोटल सॉल्यूशन में जितने मोल है उससे डिवाइड करिए। एक स्टैंडर्ड नोटेशन है, सॉल्यूट को हम कैपिटल वी बोल दिए, सॉल्वेंट को कैपिटल ए से डिनोट कर दिए, सॉल्यूट के मोल को हम NV बोल दिए, सॉल्वेंट के मोल को NA बोल दिए। सॉल्यूशन ऑब्वियस है दोनों के मोल के सम के बराबर हो जाएगा। कुछ नहीं, अगर मुझे सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना था, तो उसके मोल को हमने ऊपर लिख दिए, टोटल मोल जितने सॉल्यूशन में थे नीचे लिख दिए। सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना था तो उसके मोल को हम ऊपर लिख दिए और सॉल्यूशन में जितने मोल थे उसे हम नीचे लिख दिए। दोनों का सम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट हमेशा 1 होता है। दूसरा, दोनों का रेशियो निकालना है तो दोनों को डिवाइड मार दीजिए। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का रेशियो उसी के मोल के रेशियो के बराबर आ जाएगा, यानी कि मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्वेंट के बराबर आ जाएगा। आइए आगे इसी में बात करते हैं। ये बातें तो हम कर ही लिए। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का रेशियो उन्हीं के मोल के बराबर आएगा, यानी कि मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्वेंट के बराबर आएगा। ये बातें हम अभी अभी करके आ रहे हैं। सुनिए, थोड़ी इसमें छेड़खानी करते हैं।
हम मोल को तोड़ रहे हैं वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट में, ओबियस हम तोड़ सकते हैं क्योंकि मोल होता ही है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। जो हमारे मोल हैं ए के, यानी कि ए हमारा कौन है, सॉल्वेंट है, उसके मोल को हम तोड़ रहे हैं वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट में, क्योंकि मोल होता ही है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ओबियस हम सॉल्वेंट के तोड़ रहे हैं तो सब कुछ सॉल्वेंट का ही आएगा, वेट भी सॉल्वेंट का आएगा, मॉलिक्यूलर वेट भी सॉल्वेंट का ही आएगा। तो सुनिए साहब, हम जो है ये सॉल्वेंट जो थे हमारे, उस सॉल्वेंट के मोल को हम तोड़ दिए हैं वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट में। ओबियस वेट भी सॉल्वेंट का आएगा, मॉलिक्यूलर वेट भी सॉल्वेंट पे आएगा। उसके बाद हम दोनों में ऊपर नीचे 1000 से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर दिए। उसके बाद देखिएगा क्या होता है। हमारे यहाँ जो टर्म थे साहब, मोल ऑफ सॉल्यूट, बी जो है वो मेरे सॉल्यूट को डिनोट कर रहा है, मोल ऑफ सॉल्यूट तो ये हो गए। ऊपर से सुनिएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट, डब्ल्यू ए जो है ये वेट ऑफ सॉल्वेंट है, और यहाँ बातें ग्राम में चल रही है तो इस 1000 को हम इंक्लूड कर लेते हैं, ये वाले 1000 को। तो ये आपको मैंने पढ़ाया था कि ये मोलिलिटी हो गया, स्मॉल एम हो गया। फिर सुनिएगा क्या बोले हैं, कुछ भी नहीं किए। हमारे यहाँ साहब मोल फ्रैक्शन का रेशियो देखे कि उन्हीं के मोल के बराबर, उन्हीं के मोल के रेशियो के बराबर आ रहा है। हमारे जो मोल ऑफ सॉल्वेंट थे उसे तोड़ दिए वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट में। ओबियस अगर हम मोल सॉल्वेंट के तोड़ रहे हैं तो वेट और मॉलिक्यूलर वेट भी सॉल्वेंट के ही आएंगे, ए के ही आएंगे। उसके बाद कुछ नहीं किए, ऊपर नीचे दोनों में 1000 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए। आप देखिए ये मोल ऑफ सॉल्यूट है, ये वेट ऑफ सॉल्वेंट है, और हम चिल्ला चिल्ला के आपको बताए हैं कि पूरे कंसंट्रेशन टर्म में एक ही ऐसा जगह है जहां वेट ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं, और वो है मोलिलिटी। उसके अलावा आप जितना भी कंसंट्रेशन टर्म पढ़े हों, चाहे वो आप नॉर्मेलिटी पढ़े हों, चाहे आप वो मोलरिटी पढ़े हों, चाहे स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन पढ़े हों, चाहे मोल फ्रैक्शन पढ़िएगा, या फिर आगे जो भी कंसंट्रेशन टर्म पढ़िएगा, सब में सॉल्यूशन आता है, लेकिन मोलिलिटी ही एक ऐसा टर्म है जहां सॉल्वेंट आता है। यानी कि ये अपने आप में आप देख रहे हैं कि मोलिलिटी बन रहा है। इसको रीअरेंज किए साहब तो आप देखिए कि मोलिलिटी मोल फ्रैक्शन ऑफ वी अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जो हमारे पास आ गया, वो मोलिलिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए अपॉन 1000 आ गया। इन्हें हम फिर से रीअरेंज किए तो हमारे पास मोलिलिटी इक्वल टू आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ बी अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू 1000 अपॉन एम ए। इसे आप डायरेक्ट याद कर लीजिए, क्वेश्चन बनाने में इनकी ज़रूरत पड़ेगी साहब। मोलिलिटी इक्वल टू हमारे यहाँ आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ बी अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू 1000 अपॉन एम ए। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, जहाँ बी डिनोट कर रहे हैं हमारे सॉल्यूट को, ए डिनोट कर रहे हैं सॉल्वेंट को। तो मोलिलिटी इक्वल टू हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ बी अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू 1000 अपॉन एम ए, यानी कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। डेरिवेशन तो आपको समझाने के लिए था, लेकिन ज़रूरत आपको इन्हीं की पड़ेगी, तो इसे आप डायरेक्ट याद रख लें। मोल फ्रैक्शन कुछ भी नहीं है, हम मोल फ्रैक्शन पे ही बात कर रहे थे। जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल लिखिए अपॉन जितने सॉल्यूशन में मोल है सभी के सम लिखिए। दोनों का सम हमेशा 1 होता है, दोनों का रेशियो उसी के मोल के रेशियो के बराबर होता है। और आपको डायरेक्ट ये ध्यान रखना है, मोलिलिटी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू 1000 अपॉन एम ए। जहाँ बी डिनोट कर रहा है सॉल्यूट को, ए डिनोट कर रहा है सॉल्वेंट को। कंसंट्रेशन टर्म में हम आगे बात करते हैं, सुनिएगा साहब। कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ परसेंटेज, कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ परसेंटेज। सुनिए, अब कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ परसेंटेज में हम बात करेंगे परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, परसेंट वी बाई वी और परसेंट डब्ल्यू बाई वी। कुछ भी नहीं है, आप जो डेफिनेशन है उसे सुनते जाइए, इससे फॉर्मूला अपने आप बनता जाएगा। तो परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, परसेंट वी बाई वी और परसेंट डब्ल्यू बाई वी। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू पे। तो सुनिए,
इन तीनों में जो आपको ऊपर दिख रहा है, परसेंट W/W हो या परसेंट V/V हो या परसेंट W/V हो, इन तीनों में आपको जो ऊपर दिख रहा है वहाँ सॉल्यूट का यूज करेंगे और जो नीचे दिख रहा है उसमें सॉल्यूशन का यूज करेंगे। फिर सुनिए क्या बोले, इन तीनों में आपको जो ऊपर दिख रहा है उसे तो हम सॉल्यूट लेंगे और नीचे जो दिख रहा है उसमें सॉल्यूशन लेंगे। और आपको तो ये हम पहले ही बोल दिए हैं, चाहे जितना भी कंसंट्रेशन टर्म हो सभी में नीचे सॉल्यूशन का ही यूज करते हैं। सिर्फ एक मोलिलिटी है, मोलिलिटी ही एक ऐसा है कंसंट्रेशन टर्म जिसमें हम सॉल्वेंट का यूज करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे परसेंट W/W पे। तो हम आपको ये भी बोल दिए हैं जो ऊपर है उसे सॉल्यूट के जैसा ट्रीट करेंगे, जो नीचे है उसे सॉल्यूशन की तरह ट्रीट करेंगे। तो सुनिए परसेंट W/W के बारे में बात करते हैं। ओबियस W है यानी कि मास है या वेट है। हमारे यहाँ केमिस्ट्री में मास बोलिए वेट बोलिए एक ही बात है। तो मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम में लेना है आपको, किसमें, प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। 100 ग्राम क्योंकि हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं इसलिए मुझे 100 ग्राम की बात करना पड़ रहा है। सुनिए परसेंट W/W की बात कर रहे हैं, बोल दिए हैं जो ऊपर है उसे हम सॉल्यूट की तरह ट्रीट करेंगे, जो नीचे है उसे हम सॉल्यूशन की तरह ट्रीट करेंगे। तो डेफिनेशन क्या हो गया इसका, मास ऑफ सॉल्यूट जो कि ग्राम में लेना है, प्रेजेंट किसमें, 100 ग्राम सॉल्यूशन में। 100 ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि परसेंटेज की बात हो रही है। आगे आइए साहब, परसेंट W/W की बात करेंगे तो ऊपर बोल दिए हैं सॉल्यूट की तरह यूज करेंगे, नीचे सॉल्यूशन की तरह यूज करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट मिलीलीटर में लेना है आपको। प्रेजेंट किस में होना चाहिए, 100 ml सॉल्यूशन में। आइए अगला कंसंट्रेशन टर्म की बात करते हैं। अगला कंसंट्रेशन टर्म है परसेंट W/V, या इसी का नाम है परसेंट स्ट्रेंथ। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, जो ऊपर है उसको सॉल्यूट की तरह ट्रीट करेंगे, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट किस में प्रेजेंट होना चाहिए, 100 ml सॉल्यूशन में। नीचे वाले को सॉल्यूशन की तरह ट्रीट करेंगे। अगर आपको तीनों का डेफिनेशन समझ में आ गया तो उसके फॉर्मूला बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आइए इसके फॉर्मूले पे भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले परसेंट W/W पे बात करते हैं। सुनिएगा, परसेंट W/W कुछ नहीं, आपको अभी अभी हम बता के आए हैं। ऊपर जो होगा वो सॉल्यूट होगा साहब, नीचे जो होगा वो सॉल्यूशन होगा। परसेंट है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। तो सुनिएगा, परसेंट W/W वेट ऑफ सॉल्यूट जो कि ग्राम में लेना है आपको, और नीचे वेट ऑफ सॉल्यूशन जो कि ग्राम में लेना है। ऊपर वाला सॉल्यूट, नीचे वाला सॉल्यूशन, W/W है इसलिए वेट आ रहा है। आइए परसेंट V/V पे बात करते हैं। कुछ नहीं, ऊपर वाला सॉल्यूट यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट जो कि आपको मिलीलीटर में लेना है, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेना है जो कि मिलीलीटर में लेना है। 100 से मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं कि क्योंकि हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं। आइए अगला कंसंट्रेशन टर्म है परसेंट W/V की। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ऊपर वाला सॉल्यूट लेंगे यानी कि मास सॉल्यूट का ग्राम में लेंगे, नीचे वॉल्यूम सॉल्यूशन का है, नीचे सॉल्यूशन डिनोट करेगा जो कि मिलीलीटर में लेना है, और ये 1000 से मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम परसेंटेज में बात कर रहे हैं। तो सुनिएगा साहब, कंसंट्रेशन टर्म परसेंटेज की बात किए, इसमें बहुत आसान सा बात है, बहुत आराम से आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ भी नहीं, जो ऊपर है उसको सॉल्यूट की तरह ट्रीट करें, जो नीचे है उसे सॉल्यूशन की तरह ट्रीट करें। परसेंट W/W की बात किए, परसेंट V/V की बात किए, परसेंट W/V की बात किए। अगर आपको उसके डेफिनेशन समझ में आते हैं तो फॉर्मूले आप बना लीजिएगा। जैसे W/W है तो जो ऊपर है उसका वेट सॉल्यूट में किस में लेना है, ग्राम में। नीचे सॉल्यूशन होगा वेट अगर है तो किस में लेना है, ग्राम में। अगर परसेंट V/V है तो वॉल्यूम ऊपर सॉल्यूट में मिलीलीटर में लेना है, अगर नीचे सॉल्यूशन आएगा वॉल्यूम है तो वो भी वॉल्यूम मिलीलीटर में ही लेना है। परसेंट है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर परसेंट W/V है तो ओबियस ऊपर वेट सॉल्यूट का लेना है, किस में लेना है, ग्राम में लेना है। नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आएगा जो कि मिलीलीटर में लेना है। 100 से मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि परसेंट आ रहा है। इसी के साथ हमारे जितने भी कंसंट्रेशन टर्म थे सभी दम तोड़ते हैं। यहाँ पे कंसंट्रेशन टर्म में हम सभी कंसंट्रेशन टर्म की बात कर लिए हैं साहब, जितने हमारी ज़रूरत की है। हम मोलरिटी की बात कर चुके हैं, नॉर्मेलिटी की बात कर चुके हैं, मोल फ्रैक्शन का भी बात कर चुके हैं साहब, कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ परसेंटेज उसका भी बात कर चुके हैं। तो सुनिएगा साहब, इसके बाद जो है हम चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आप चैनल को जोरदार लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ये सब करते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।
और टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लें, जहां आपको PDF PPT और नोटिफिकेशन वगैरह मिलते रहेंगे।